आज केजरीवाल कोर्ट में उसी चोर की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो पकड़े जाने पर हाय मार दिया। हाय लग गई चिल्लाता हुआ ध्यान भटकाकर भागने की कोशिश करता है। चोर गला फाड़कर तमाशा करता है कि उसके चिल्लाने से शरीफ लोग पीछे हट जाएंगे। जज को भी समझ आ गया होगा अपराधी सातिर भी है और बिचुअल भी है। अरविंद केजरीवाल की हिरासत अवधि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन और बढ़ा दी है। हालांकि ईडी ने उनकी 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। वो पिछले 1 सप्ताह से ईडी की कस्टडी में हैं। अब सोमवार तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में रिमांड पर रहेंगे। ईडी पहले ही अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बता चुकी है। आरोप है कि 2021-22 में शराब नीति बनाने के लिए दारू माफियाओं की साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए बतौर घूस लिए गए और इस रकम को गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया गया। अरविंद केजरीवाल पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगा है। एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आखिर शराब नीति को भाजपा से क्यों जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के पास पैसे आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, वो एक आम आदमी है। आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय जैसे दिल्ली के मंत्रीगण सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी इस दौरान वहां थी। कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान मीडिया से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसका जनता जवाब देगी। एएसजी एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी की तरफ से पेश होते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। उन्होंने गोलमोल जवाब दिए हैं। उन्होंने बताया कि ईडी अब उन्हें कुछ अन्य आरोपितों के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। आपके गोवा के 4 अन्य उम्मीदवारों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। उनके साथ भी दिल्ली सीएम को आमने सामने बिठाया जाएगा। बता दें कि शराब घोटाले में माफियाओं की साउथ लॉबी से मिली 100 करोड़ रुपए की घूस को गोवा के चुनाव प्रचार में खर्च किया गया था। अब तक अरविंद केजरीवाल ने अपने गैजेट्स के पासवर्ड्स ही नहीं बताए हैं, जिस कारण ईडी को उनका डिजिटल डेटा नहीं मिल पाया है। बकौल एएसजी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वे अपने वकीलों से बात करके तय करेंगे कि पासवर्ड्स देने हैं या नहीं। अगर वो पासवर्ड्स नहीं देते हैं तो ईडी गैजेट्स की छानबीन के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करेगी। बकौल ईडी अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने आईटीआर आयकर विवरण भी नहीं दिखा रहे हैं। पंजाब के एक्साइज अधिकारियों को भी समन किया गया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट में अपनी बात रखी। उन्होंने खुद बोलते हुए कहा कि वो ईडी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। यह मामला 2 वर्षों से चल रहा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा उन्हें अब तक अदालत ने दोषी साबित नहीं किया है, वो सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि 31,000 पन्ने सीबीआई ने दायर किए हैं और 25,000 पन्नों के विवरण ईडी ने, लेकिन उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया इसका जवाब इनमें नहीं है। कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि वो यह सब लिखित में क्यों नहीं दे रहे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बोलना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरा नाम 4 जगह आया है, बस एक सी अरविंद है जिसने कहा है कि उसने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज मनीष सिसोदिया को दिए। मेरे घर रोज विधायक आते रहते हैं। क्या एक वर्तमान सीएम को गिरफ्तार करने के लिए यह एक बयान काफी है? आरोपितों को बयान बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ईडी का मिशन है केवल मुझे फंसाना। अगर 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला शुरू हुआ तो पैसा किधर है? असली शराब घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ईडी का मकसद है आपको खत्म करना। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। ईडी, यह घोटाले तुमने क्यों किए? केजरीवाल, शरीर कहता है देश का, दिल्ली का विकास कर और आत्मा कहती थी पैसा चाहिए। शराब घोटाला कर, पानी घोटाला कर, दवाई घोटाला कर, बस पैसे चाहिए। ईडी, तो केजरीवाल आपको तो पता है शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर, तो आत्मा की ही सुननी चाहिए। और आपने शरीर पकड़ लिया, आत्मा तो आज भी घोटाले कर रही है। सुनीता केजरीवाल के हिसाब से अरविंद केजरीवाल अब शराब घोटाले का सच बताएंगे। वहां तो यह सच मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल जाने पर क्यों नहीं बताया?
मतलब वो साल भर से जेल में बंद रहे और केजरीवाल सच दबा के शीश महल में रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक्साइज पॉलिसी में घोटाले की एजेंसी लगातार जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के गोवा चीफ अमित पालेकर समेत पार्टी के 2 नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी ने भंडारी समाज के अशोक नाइक को भी समन भेजा है। गोवा के एक और नेता दत्त प्रसाद नाइक को भी एजेंसी ने समन भेजा है। ईडी ने सभी को 28 मार्च को समन तलब किया है। आज दिल्ली ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है। मसलन एजेंसी का आरोप है कि एक्साइज पॉलिसी की आड़ में उगाही की गई रकम का आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया था। एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में दावा किया कि आपने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगभग 45 करोड़ रुपए की अपराध की आय का इस्तेमाल किया था, जिसमें कथित तौर पर साउथ ग्रुप द्वारा दी गई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत शामिल थी। अमित पालेकर गोवा विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आप के टॉप नेताओं को एजेंसी ने गिरफ्तार किया। केजरीवाल 28 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल में हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जेल में हैं। केंद्रीय एजेंसी आप नेताओं पर आए दिन छापेमारी कर रही है। बीते दिनों दिल्ली में ही पार्टी के गुजरात प्रभारी के घर रेड की गई थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या जेल से सरकार चला सकते हैं, इसे लेकर कई दिनों से बहस जारी है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान से एक और नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बुधवार को साफ किया कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सक्सेना ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। एलजी सक्सेना की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में ईडी की हिरासत से ही सीएम केजरीवाल ने 2 सरकारी आदेश जारी किए हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली में संवैधानिक संकट तो खड़ा हो गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका भी जताई है। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने गुरुवार को कहा, अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो यह साफ तौर से राजनीतिक प्रतिशोध होगा। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। बड़ी खबर आ रही है, नवनीत राणा बीजेपी में शामिल हो गई है। नवनीत राणा देर रात बीजेपी में शामिल हुई। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बीजेपी का पटका पहनाकर नवनीत राणा को पार्टी में स्वागत किया। अमरावती से मौजूदा सांसद नवनीत राणा बुधवार देर रात नागपुर में बीजेपी में शामिल हो गई। वे वरिष्ठ पार्टी नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुई। जब वे भाजपा में शामिल हुई तो उनके विधायक पति रवि राणा भी मौजूद थे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को अमरावती सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा की। बावनकुले ने कहा कि वे 4 अप्रैल को अपना चुनावी नामांकन दाखिल करेगी। बावनकुले के आवास पर आधी रात के करीब एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि वे पिछले 5 वर्षों से एनडीए समर्थक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विकास पथ का अनुसरण कर रही है। राणा ने भाजपा में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि वे यह सुनिश्चित करेगी कि अमरावती संसदीय क्षेत्र उन 400 सीटों में से एक हो जो पार्टी आम चुनावों में जीतेगी। इस दौरान बावनकुले ने कहा कि नवनीत राणा पीएम मोदी के विकसित भारत दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए भाजपा में शामिल हुई। राणा ने पहली बार 2014 में राकांपा के टिकट पर अमरावती से चुनाव लड़ा था और शिवसेना के आनंद राव अडसूल से हार गई थी। 2019 में उन्होंने एनसीपी के समर्थन से निर्दलीय के रूप में सीट से चुनाव लड़ा और अडसूल को हराया। नवनीत राणा ने इस बाबत आगे कहा कि संघर्ष करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री ने मौका दिया है। मेरा धर्म, मेरी आस्था मेरे जन्म के साथ आई है। धर्म के साथ चलने वाले महान हीरो हमने देखे हैं। कई महान नेता महाराष्ट्र में हुए हैं।
किसी को भी पहचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो अपना परिवार नहीं टिक पाया, जो प्रभु राम के नहीं, जो उनके विचारों के नहीं, जो हनुमान जी के साथ नहीं, वह किसी काम के भी नहीं। बता दें कि आगे चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हनुमान चालीसा के पाठ की वजह से नवनीत राणा को 14 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 51% मत अमरावती में नवनीत राणा को ही मिलेगा और जीत दर्ज करेगी। बता दें कि अप्रैल 2022 में मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उनके पति को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप लगे थे। उनके पति रवि राणा भी निर्दलीय विधायक है। उन्होंने इसके बाद एमवीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वैसे नवनीत राणा साल 2014 में एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब तक 407 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने छठी लिस्ट में 3 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया था। इसमें राजस्थान की करौली धौलपुर सीट से और कन्हैया लाल मीणा को राजस्थान के दौसा लोकसभा से, कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के खिलाफ मैदान में उतारा है, तो थोना ओजम बसंत कुमार सिंह को मणिपुर के इनर सीट से उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 101 सांसदों का टिकट काटा है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। होली दहन की जिस रात दुश्मन भी गले मिलते हैं, उस रात मोदी जी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया। यानी रिश्तों की फांस सच में बहुत गहरी होगी। बहरहाल जिस बार वरुण ने 3 महीने की उम्र में अपने पिता को खोया और 3 साल की उम्र में जो सड़क पर आ गया, उस नौजवान वरुण के लिए यह झटका जिंदगी के कई बड़े झटकों से बहुत हल्का होगा। वरुण गांधी शुरुआत में कट्टर हिंदू थे। उनके तमाम ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने एक वर्ग के खिलाफ खतरनाक भाषा का इस्तेमाल किया। इसका उन्हें फायदा मिला। बीजेपी में कद बड़ा हो गया, लेकिन इसके बाद वे बदल गए। युवाओं की बात करने लगे, रोजगार नौकरी पर तार्किक बातें करते, सीएम योगी आदित्यनाथ का विरोध करने लगे। पार्टी ने अब टिकट काट दिया। शुरुआत में लगा वरुण बगावत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है एक वजह मां का सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया जाना हो। आज उन्होंने पीलीभीत की जनता को लेटर लिखा है। पत्र भावुक है। पत्र में कहा गया है, पत्र में कहीं बीजेपी या फिर पीएम मोदी का नाम नहीं है। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के नाम भावनात्मक चिट्ठी लिखी है। वरुण गांधी के ऑफिशियल एक्स पहले ट्विटर हैंडल पर पोस्ट इस चिट्ठी में उनकी पहली बार पीलीभीत आने से लेकर सांसद बनने तक इस क्षेत्र की जनता से जुड़ाव का जिक्र है, तो भविष्य को लेकर संदेश भी। वरुण गांधी ने पीलीभीत के नागरिकों को प्रणाम करते हुए इस पत्र में लिखा है कि अनगिनत यादों के कारण आज वो भावुक है। उन्हें वो 3 साल का बच्चा याद आ रहा है जो मां की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। बकौल वरुण गांधी तब उस बच्चे को कहां पता था कि एक दिन यह धरती उसकी कर्म भूमि होगी और यहाँ के लोग उसका परिवार। उन्होंने वर्षों तक पीलीभीत की जनता की सेवा के अवसर के लिए खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि एक सांसद ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी उनके परवरिश व विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत योगदान है। 1980 में मात्र 34 वर्ष की आयु में प्लेन क्रैश में चल बसे अमेठी के तत्कालीन सांसद दिवंगत संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी ने पत्र में लिखा, पीलीभीत की जनता का प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आवाज उठाई है। एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा हो, पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के तौर पर नहीं तो आपके बेटे के तौर पर ही सही, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा और मेरे दरवाजे हमेशा के लिए आपके लिए खुले रहेंगे। वरुण गांधी ने कहा कि वो राजनीति में आम आदमी पार्टी की तरफ आवाज उठाने आए थे और आज वो जनता से यही आशीर्वाद मांगते हैं, वो सदैव यही कार्य करते रहें, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े।
वरुण गांधी ने कहा कि उनका और पीलीभीत की जनता का रिश्ता विश्वास का है और यह किसी भी राजनीतिक गुना भाग से ऊपर है। वरुण गांधी ने पीलीभीत के लोगों को आश्वस्त किया कि वो उनके थे और उनके ही रहेंगे। बता दें कि वरुण गांधी भारत की दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।